जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, आपने किस तरह आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है बिगिनर्स के लिए। आप मेरे चैनल पे जाएं और लास्ट वीडियोस भी देखें मेरी, और जिससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। और मैं आगे भी अपनी जर्मन एम्बेसी के और जर्मनी के हवाले से और भी वीडियोस आपको आपके लिए बनाऊंगा, जिससे आपको उम्मीद करता हूँ फ़ायदा हो। ये जस्ट कंसेप्ट बनाने का, ये वीडियोस बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलें आसान कर सकूं, और आप लोगों को जिस प्रॉब्लम से मैं निकला हूँ आप उस प्रॉब्लम तक ना जाएं, और मेंटली आप लोगों को मैं प्रिपेयर करने के लिए वीडियोस बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह। चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी हसीब खान एंड यू आर वाचिंग हसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो जर्मन एम्बेसी के हवाले से है। मेरा एक्सपीरियंस जर्मन एम्बेसी के हवाले से, जो मेरा वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने से वीज़ा लगने तक का सफ़र, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और जिसमें इसमें बेसिक्स भी मैं आपको बताऊँगा, और बेसिक्स से वीज़ा इंफॉर्मेशन तक, और कैसे आप अम्बेसी से रब्ते की रसाई कर सकते हैं, किस तरह आप अम्बेसी को ईमेल्स कर सकते हैं। कुछ मैं ईमेल्स दूंगा आपको इस वीडियो में, और कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके इल्म में नहीं हैं। जो बिगनर हैं, जो न्यू एप्लीकेंट हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं अभी, उनको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा पहले कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, किस तरह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, किस तरह आपने एम्बेसी से कांटेक्ट करना है, किस तरह आप एम्बेसी को ईमेल कर सकते हैं। और और जो लोग बिगिनर नहीं हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और अभी अपने लॉयर वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ लोग जो लॉयर वेरिफिकेशन हो भी गई है और इंतज़ार कर रहे हैं, वो मेरी वीडियो को 2-3 मिनट के लिए स्किप करके आगे चले जाएं। 3 मिनट 3 मिनट के मैं बिगिनर्स को बताता हूँ कि वो किस तरह अपॉइंटमेंट लेंगे और किस तरह ये सोल्यूशन है। 3-4 मिनट आप आगे चले जाएं जो बिगिनर नहीं है। सॉरी। सो गाइस, बिगिनर्स के लिए मेरी ये एक रिक्वेस्ट है। कुछ बिगिनर्स ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि वो फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अगर आपने इन फ्यूचर अप्लाई करना ही है, आपकी कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैरिज केस होता है कि उनका जो फियांसे है वो 1 साल बाद आएगा, तो उन्होंने शादी करनी है, शादी के बाद जाके वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो मेरी सजेशन उन लोगों को ऐसी है कि उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि अगर 1 साल जो बाद में आप काम कर रहे हैं, 1 साल के बाद आपकी शादी है, तो आप अभी से अपनी एप्लीकेशन जो है जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए आप सबमिट करें। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, मैं आपको नीचे लिंक दूंगा। आपने ऑनलाइन जर्मन एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है, और आजकल का अपॉइंटमेंट टाइम 18 मंथ्स चल रहा है, ठीक है। और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो मुझे 16 से 17 मंथ बाद मिली थी। और कुछ वैसी जो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जो आपको ईमेल बैक आता है जिसमें 12 महीने लिखे होते थे, तो लेकिन टाइम आजकल लग रहा है 18 से 21 मंथ में जा रही है अपॉइंटमेंट नॉर्मल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अभी से अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट अभी से लेने से ये फ़ायदा होगा, जो एक आपका बीच में जो साल होगा वो आपका बच जाएगा। शादी के बाद आपको 5-6-7 महीनों बाद आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी। अपॉइंटमेंट्स के बाद जो है आपने इस टाइम ड्यूरेशन में आपको A1 रिक्वायर्ड होता है, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें A1 की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। उस केसेस के बारे में डिस्कशन करता हूँ आगे जाके वीडियो में। फॉर अभी के लिए बिगनर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अपने पेपर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। नॉर्मली जो मोस्टली जो आपके मसले मसाइल आते हैं वीज़ास में, फैमिली यूनियन वीज़ा में, वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा पे इश्यूज आते हैं। तो काइंडली आपने इस टाइम पीरियड में आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट को देखना है, अपनी नियर यूसी में जाके अपने जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपनी खुद रजिस्टर में चेक करना है। वैसे मोस्टली क्लर्क्स जो होते हैं वो हमारे पाकिस्तान का जैसे करप्ट निज़ाम है, पैसों की डिमांड करते हैं वो, तो उनको काइंडली बताएं कि आप प्लीज़ आप अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं, कुछ सीरियस इशू है हमारा एम्बेसी के साथ, हमारा ये प्रोसेस है और जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल बन सकती है। तो काइंडली आप अपने रजिस्टर को अपनी आंखों से देखें, बेशक जैसे भी डील करके आप क्लर्क के साथ, तो क्लर्क के साथ डील करेंगे तो देखेंगे आप, तो वहाँ पे आपकी एग्जैक्ट डेट जो है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट की, वो एग्जैक्टली आपके आईडी कार्ड पे भी होनी चाहिए, आपकी जो एम्बेसी और जो निकाहनामा पे भी होनी चाहिए, MRC पे।
वही डेट होनी चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट की डेट्स आगे पीछे ना हो, इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और द सेकंड थिंग ये है कि आपकी जो निकाहनामा है, ये लोग आपकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। ये लोग हमारे जो कुछ ग्रुप्स हैं हमारी फैमिली यूनियन वीज़ा के लिए, और वो लोग कहते हैं कि आपका निकाहनामा अगर किसी और यूसी में रजिस्टर हो जाएगा आपकी नियर यूसी से अलावा, तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, ये होगा वो होगा। तो अगर जिसका हो गया है तो आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी और यूसी में आपका निकाहनामा अगर रजिस्टर हुआ है तो इसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपका लॉयर डायरेक्ट वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, सॉरी आपका वेरिफिकेशन कर लेगा। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि अपना निकाहनामा अगर आप FRV पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आपकी शादी होती है, शादी के बाद निकाहनामा आपने कोशिश करनी है कि अपनी यूसी में ही रजिस्टर करवाना है, जिससे आपके बहुत फ़ायदे होंगे। तो MRC पे आपने लाजमी चेक कर लेना है डेट ऑफ बर्थ और अपने फादर के आईडी कार्ड, आपका आईडी कार्ड, इन चीज़ों में कोई मिस्टेक ऐसी ना आए। और मैन जो होता है वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट पे कोई भी ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। और ग्रैंड फादर के नाम पे आप लोग कह रहे होते हैं कि आपके जो दादा अबू हैं उनके आईडी कार्ड का नंबर वगैरह नहीं है, तो इसलिए आप परेशान ना हो। वालिद साहब का अलबत्ता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने, मेरा भी वालिद साहब का जो आईडी कार्ड नंबर था वो नहीं था, मैंने मेंशन किया वो उस सिलसिले में आपने ऐसा करना है कि आपने सीधा जाना है अपने यूसी में जाके क्लर्क को आपने 1000 रुपये इसकी फ़ीस होती है, या 500 1000 रुपये फीस हो, मैंने 1000 रुपये दी थी। तो आपने जाना है 1000 रुपये फ़ीस देनी है और उससे बोलना है कि क्लर्कली मिस्टेक है जो प्लीज़ इसको सॉल्व करें। तो वो जो है वो ऑनलाइन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। विद इन 2 डेज़ आपके लिए वो वापस सॉल्व होके आ जाएगी। नादरा के साथ इनका कनेक्शन होता है यूसी का, तो फिर आप 2 दिन बाद जाके आप अपने नियर यूसी से आप जाके वो कलेक्ट कर सकते हैं ठीक होके। तो उसके बाद आपने ऐसा करना है कि जो आपकी MRC का भी सॉल्व हो गया है, और आपको मैंने बर्थ सर्टिफिकेट का भी बता दिया है, और आपको मैंने एप्लीकेशन का भी बता दिया कि अप्लाई करना है। इस टाइम ड्यूरेशन में ये 3 चीज़ें जब कवर होंगी, उसके बाद आपने जाना है सीधा जाके अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो है किसी वकील, किसी लॉयर को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। किसी लॉयर की मेरी पिछली वीडियो है जो आप देख सकते हैं जाके, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे खुद तैयार कर सकते हैं। किसी वकील को 30-40 हज़ार 20 हज़ार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो खुद काम करेंगे वो आपको भी कॉन्फिडेंट होगा, तो आप कॉन्फिडेंस जब अपने अंदर बहाल करके वो चीज़ें जब रेडी करेंगे, तो कल को जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती कि यार ये डॉक्यूमेंट कैसे था, ये किस लिए था, ये क्यों था। तो आपको इतना नॉलेज होता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया था, ऑब्वियसली ये मेरा इस सिलसिले में डॉक्यूमेंट अटैच हुआ है, सही है। तो वकील अगर आपके डॉक्यूमेंट जब अटैच करता है, तो ये वो आप सीधा जाके मुंह उठा के एम्बेसी चले जाते हैं, जाके वहाँ इंटरव्यू देते हैं, तो वो पूछती है कि ये क्या है, तो आप बोलते हो यार ये तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वीडियो मेरी लंबी हो रही है तो आगे मैं बताता हूँ। अब लॉयर वेरिफिकेशन के लिए जब आप एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी आपने टाइम से जाना है। जब आपको टाइम मिला उस टाइम की ड्यूरेशन में आपने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है, हर हालत में अटेंड करनी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं A1 का कोर्स नहीं होता उनके पास, और वो कहते हैं A1 का कोर्स नहीं है या एक्सपायर हो गया तो अब एम्बेसी नहीं जाएंगे, शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, एम्बेसी वाले हम एंटरटेन नहीं करेंगे। नहीं, आप अपनी अपॉइंटमेंट ना छोड़ेंगे। अपॉइंटमेंट जो आपकी आती है 15 से 18 से 21 मंथ, ठीक है, इस टाइम पीरियड में आती है, जो कि आपके 2 साल ऑलमोस्ट बन रहे होते हैं। इस टाइम को आप वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा खाली अपने A1 की वजह से। आप ज़रूर अपॉइंटमेंट में जाएंगे, वो एंटरटेन करेंगे, आपको तकरीबन 2 मंथ का टाइम देंगे वो। इस 2 मंथ पीरियड में आपने A1 का जो है अपना दोबारा टेस्ट दे के उसका सर्टिफिकेट जो होता है आपने जर्मन एम्बेसी को ईमेल करना है, सिंपल जो है। और इसमें आपकी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि जब आप A1 के लिए आप एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी आप अपने टाइम पे जाना है, शटल सर्विस लेनी है, 1000 रुपये की शटल सर्विस होती है। शटल सर्विस की मुराद होता है कि आप लोग जब जाते हैं डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं जाते, आप एक शटल सर्विस होती है इनकी, जहाँ से आपको टिकट मिलता है और आपकी वेरिफिकेशन होती है पासपोर्ट के ज़रिए, और आपके अपॉइंटमेंट को देखा जाता है कि इस बंदे को आया, इसकी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट है और इसको आज तरमीम मिली है जर्मन एम्बेसी की या किसी भी एम्बेसी की या नहीं। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो वेरीफाई करने के बाद आपको टिकट दिया जाता है। टिकट देने के बाद आप अंदर एम्बेसी
कि रूट पे एक बस होती है जिसके आपने टिकट 1000 रुपये दिया होता है, उस बस पे आप बैठते हैं तो आपसे जर्मन एम्बेसी उतारा जाता है। तो ये इतनी तफसील से इसलिए कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज इसमें ये था कि जर्मन एम्बेसी में उतार के आप टाइम टेबल में आपने वहाँ पासपोर्ट अगेन चेक करवाना होता है बाहर गेट पे। पासपोर्ट चेक करवाने के बाद आपको एंट्री होती है। एंट्री फिर आपने बैठना है, वहाँ वेट करना है जब तक आपका टाइम होता है। सम टाइम 2-3-4 घंटे भी लग जाते हैं और सम टाइम 5-6 से भी ऊपर लग जाते हैं। जैसा कि मेरा था, मुझे 5-6 घंटे खाली वेटिंग पे मुझे लग गए थे। सो आपको ऐसा करना है कि सिंपली अपार्टमेंट के फिर आपने जाना है और बात करनी है, फिर कॉन्फिडेंस से रहना है और जितने क्वेश्चन आपसे वीज़ा ऑफिसर करे उतने ही आंसर करने हैं। अब आपसे वो अब्बू का नाम पूछ रहा है, आप दादा का नाम बताने लग जाएंगे साथ में, ये वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना आपने। जितना आपसे पूछा जाए उतना जवाब दें, ठीक है। अगर आपके बारे में मतलब जो पूछ रही है उतना जवाब, अपने से उससे ज़्यादा जवाब नहीं देना जिससे आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि एक चीज़ आप छेड़ेंगे वो सारी चीज़ें निकलेंगी और ज़्यादा मतलब आपके लिए मसले बनेंगे। सो गाइस बात ऐसी है कि अभी आपने ऐसा करना है, वहाँ पे फिर आपने अपने कॉन्फिडेंस से आपने सारा इंटरव्यू देना है। सिंपली वो पूछेंगे, सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, आपका हस्बैंड क्या करता है वहाँ पे, आपके हस्बैंड की क्या सैलरी है, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, आपके हस्बैंड क्या कमाते हैं, किस कंपनी में होते हैं, और आप क्या करती हैं, आपने जॉब की है या आपने जॉब की है। आपकी अगर वाइफ यहाँ पे है तो वो भी ये चीज़ें पूछेंगे कि आपकी वाइफ ने कब गई थी, कैसे गई थी, कौन सी नेशनैलिटी है। सिंपल जो क्वेश्चंस हैं, शादी कब हुई थी। अगर आप फॉरेनर्स हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, तो आपसे पूछा जाएगा कि कैसे आप मिले थे, किस प्लेटफॉर्म से मिले थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसी ऐप से जो हैं फ्रेंडशिप हो के शादी में वो तब्दील होती है, तो वो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है। सो गाइस कुछ ऐसा सीन है। ये आपको क्लियर हो गया, क्लैरिफाई कर दिया मैंने इन चीज़ों को। उसके बाद आ जाता है जब आप वहाँ से अपॉइंटमेंट दे के अपने पेपर दे के आप चले जाते हैं, असल प्रॉब्लम होती है शुरू वहाँ से। फिर उधर से हम लोग डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि यार हमने पेपर दिए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि 6-6 महीने गुजर जाते हैं, लॉयर नहीं आता। लॉयर ना आने की वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है कि यार हमारा क्या पता केस कहाँ पहुँचा है, हमारा केस क्या पता एम्बेसी भूल गई है। एम्बेसी का आपका केस नहीं भूलती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एम्बेसी आपका केस नहीं भूलती। एम्बेसी अपने टाइम पीरियड से काम करती है। जो भी टाइम पीरियड उनका होता है, आपका टाइम पीरियड के हिसाब से आपको वीज़ा मिलता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वीज़ा आपको अर्जेंट बेस पे मिलता है। जिस तरह आपकी वाइफ अगर जर्मनी में है तो वो प्रेग्नेंट है या हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से आपको अर्जेंटली एमरजेंसी वीज़ा मिल सकता है। हेल्थ इशू है कोई आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, तो अर्जेंटली वो अपने आउसलैंड ब्यूरो को बता के एम्बेसी को ईमेल्स करके कैसे कनेक्शन करना है, मैं आपको ईमेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपने ऐसे केसेस में या इसके अलावा भी आप, और कुछ लोग डरते हैं एम्बेसी से, कुछ रिप्लाई नहीं आता तो डरते हैं कि हम ईमेल नहीं करेंगे, एम्बेसी हमारे लिए मसला ना बना दे या हमारा वीज़ा कैंसिल ना कर दे या कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती एम्बेसी। एम्बेसी एक जर्मन एम्बेसी एक कंपनी है और कंपनी को कोई इख्तियार नहीं है वो जो आपके वीज़े को, आपका ये राइट है। तो आपको जो आउटस्टैंड ब्यूरो है यहाँ से आपका वीज़ा इन्होंने येस नो करना होता है, तो जर्मन एम्बेसी ने लगाना होता है। जर्मन एम्बेसी का काम है सिंपल आपको वीज़ा देना। काम, असल काम जो है आउटलैंड ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABH कहते हैं, इनका काम है आपको येस नो आपके पेपर्स पे करना। आपको अच्छा, आपकी जब फाइल मैं बात कर रहा था इस पे, तो जर्मन एम्बेसी, आपने वहाँ पे घबराना नहीं है कि आप ईमेल नहीं करेंगे। आप ईमेल करें एम्बेसी के साथ, 1 वीक में 2 बार ईमेल करें। जब आपका केस का कुछ सुना ना चाहे, टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है और आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ ट्यूसडे एंड थर्सडे इन 2 दिनों में आप ईमेल करें, ठीक है। तकरीबन 9 से
8 से 9 से 11 के दरमियान या 12 के दरमियान में ईमेल करें, ठीक है। 2 दिन 1 वीक में लाजमी ईमेल करें एम्बेसी को। और कुछ और ईमेल्स मैं दूंगा आपको जो कि इधर जर्मनी की ईमेल्स हैं, जो कि आपका वीज़ा स्टेटस बताती हैं कि आपका वीज़ा स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है और फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन है और कहाँ तक वीज़ा पहुँच सकता है। और कुछ कोशिश करूँगा 1-2 नंबर भी देने की आपको, जो कि जर्मन एम्बेसी के कुछ ऑफिस हैं ऐसे जहाँ से वो भी वीज़ा आपको वीज़ा के स्टेटस के बारे में बताते हैं, सम टाइम बताते हैं। और तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा। लॉयल वेरिफिकेशन में बताते चलो, वीडियो बहुत लंबी हो गया, आई एम रियली सॉरी गाइस, लेकिन इस वीडियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना। मैं नहीं चाहता जिस चीज़ों से मैं गुजरा हूँ कि आप लोग भी गुजरे हैं और आपको भी इन परेशानियों का सामना हो, तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हों और आपने क्या करना है क्या नहीं करना। फिर ये है गाइस कि आपका जो लॉयर वेरिफिकेशन है, ये सारा प्रोसेस हो के लॉयर वेरिफिकेशन का आपने सिंपली वेट करना होता है, वो तो सबको पता है। सम टाइम आपने कोशिश ये करनी होती है, आपने अपना नंबर ऑन करना होता है। सम टाइम ऐसा होता है लॉयर्स का, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है। मैं जो लॉयर थे मेरे उनके पास टाइम स्पेंड किया और मुझे पता लगा, कुछ आइडियाज़ हुए हैं, कुछ कॉल्स उनकी मैंने फोकस किया है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं लॉयर्स के जिससे मैंने ये देखा है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लॉयर एप्लीकेंट को कॉल करते हैं कि आपने जर्मन एम्बेसी का इसलिए कॉल करते हैं कि आपने ऐसे एप्लीकेशन जमा करवाई थी तो मैंने आपकी वेरिफिकेशन के लिए आना है। एप्लीकेंट्स को कॉल करते हैं, एप्लीकेंट्स का नंबर बंद होता है, वो केस ही नीचे ले जाते हैं। अगर उनके पास 10 केस है ना, अभी अगर कॉल की उन्होंने नंबर बांधा है तो वो केस नीचे चला जाएगा 10 के नीचे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, क्योंकि उनके पास लॉयर्स के पास लोड बहुत ज़्यादा होता है और जर्मन एम्बेसी के मुख्तसर लॉयर्स होते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हर सिटी के मुख्तसर लॉयर्स होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो लॉयर्स होते हैं, अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो लॉयर आपका लाहौर से आता है, ताकि आपको किसी किस्म की प्योरिटी इस चीज़ पे ना मिले। अगर रावलपिंडी में रह रहे हैं तो आपका सम टाइम ऐसे होता है कि पंजाब से दूसरे शहर से आ रहा होता है आपका लॉयर, जो कि मेरे केस में भी ऐसा हुआ है। अभी बात करने का मकसद ये है कि लॉयर आपने कॉल हमेशा अपने नंबर ऑन रखना है। नंबर ऑफ होने की सूरत में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एनी टाइम एनी डे आपको कॉल आ सकती है लॉयर की, जिसके बाद आपको टाइम देता है। सम टाइम आपको लॉयर टाइम देता है कि मैं 1 वीक के अंदर, इस वीक के अंदर वीकेंड में चक्कर लगाऊंगा, तो आपने अलर्ट होना है। उसने आपको अलर्ट किया है कि 1 वीक के अंदर अंदर वो चक्कर किसी टाइम भी लगाएगा। और हमेशा आप इस चीज़ की परेशानी लेके बैठते हैं कि लॉयर एकदम दरवाजे पे आ जाएगा और दरवाज़ा खड़काएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉयर हमेशा आपको बता के आएगा, जब भी आएगा बता के आएगा, और फिर आके आपकी जो वेरिफिकेशन है वो करेगा। दैट्स इट। अभी के वीडियो के लिए बहुत है इतना। उम्मीद है आप लोग ये वीडियो देखेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, आपको मज़ीद छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐसी जिससे आपको फ़ायदा होगा, बिगिनर्स को फ़ायदा होगा, एप्लीकेंट्स को लॉयर वेरिफिकेशंस के बारे में, और कैसे एम्बेसीज के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और क्या बेसिस में चल रहा है, और जर्मनी के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ आके आपने क्या करना है, किस तरीके से आपकी लाइफ है, और किस सिटीज़ में आपके लिए अच्छा फ्यूचर है, आपकी वाइफ के साथ, फियांसी के साथ, या आप जिस वीज़ास पे आ रहे हैं, ठीक है। और मैं स्टडी वीज़ास के लिए भी आपको बताऊँगा, और मुख्तलिफ जो वीज़ास हैं, क्या नाम है, वर्क वीज़ा के लिए भी बताऊँगा आप लोगों को। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगली वीडियोस में और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में जो आपको मसला है, प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है ऐसा जिस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर कमेंट्स में कर सकूं, नहीं तो मैं उस पर वीडियो भी बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो कमेंट्स में आप मुझसे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, एनी टाइम मैं आपको आंसर करूंगा। जो ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।